प्लान भी कर रहे हैं, वो लोग भी आंसर बताएगा आज। ऐसे मुझे ज्यादा खास उम्मीद आप लोग से है नहीं, बट स्टिल ठीक है, इतना ताना मारने के बाद तो हर कोई बोलने लग जाता है, बट ये लोग नहीं बोलेगा। आज जो आंसर नहीं बताएगा, ठीक है, उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो। चैप्टर नंबर 2 आईडी का अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले एक था वर्ड, हमने से क्या सीखा था? प्लान। कि सर किस हिसाब से रिसोर्सेस को आगे जाके यूज करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्लान बोलते हैं, जो कि हमारा गोल बताता है। समझ में आया? अब प्लान जो है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लान, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान इज ऑल्सो नोन एज द 5 ईयर प्लान, एंड लॉन्ग टर्म प्लान को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सपेक्टिव प्लान। अभी तक किसी का भी ऑनलाइन आंसर आया नहीं, सिर्फ रौनक के अलावा। ठीक है सर, उसके अलावा हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस नहीं किया। आज हम लोग ये वाला टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे। आप मुझे बताइए सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग। सर इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है सर? जो भी कंट्री का रिसोर्सेज है, उसको हम लोग अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। इसमें कुछ डेट्स थे जो कि दिमाग में रखना था। नंबर वन वाज व्हाट? जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, वो कब पास किया गया था? 1948 में। फर्स्ट रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 1948 में। सर प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन, वो कब बना था? 1950 में आपको क्या आया था? प्लानिंग कमीशन आया था। और उनके चेयरमैन कौन होते हैं? उनके चेयरमैन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। और मुझे बताइएगा आप, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन था? महानोबोलिस था आपका आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। सबको याद हो गया ये सब पॉइंट सारे के सारे? हाँ सर, सबको याद हो गया। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब लॉन्च हुआ था आपका? 1950। ठीक है, 1951 में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। सर पर्सपेक्टिव प्लान के तहत कितने ऑब्जेक्टिव्स थे सर? पांच? पांच? चार। चार ऑब्जेक्टिव्स था आपका एज पर द पर्सपेक्टिव प्लान। वो चार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मुझे बताइएगा? नंबर वन इज ग्रोथ, नंबर टू मॉडर्नाइजेशन, नंबर थ्री सेल्फ रिलायंस, नंबर फोर इक्विटी। समझ में आया आपका? ठीक है, एक बार वापस बता दीजिए। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ के बारे में मुझे बताइए, देश का ग्रोथ कैसे मेजर होता है? जीडीपी के थ्रू। और जीडीपी जो है देश का कैसे बढ़ता है? अगर देश का जो कंट्रीज कैपेसिटी है, वो अगर इंक्रीज हो जाए तो। और कंट्रीज कैपेसिटी जो है वो कैसे बढ़ता है? प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ा के। लैंग्वेज अब आपको आ जाना चाहिए। प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करके, या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज जो है उसको लाकर। अमन साहब का रिवीजन नहीं हुआ है, डांट खाने वाला इतना करीब है आप। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला आपको? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करने का है, और सपोर्टिंग सर्विसेज जो है इसको इंप्रूव करना, या फिर दोनों को इंप्रूव करना है। और हर एक सेक्टर जो होता है, तीन सेक्टर कौन से हैं आपके? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। अभी तक मनोज्ञा रिदम लोग का आंसर आया, सरनम लोग का आंसर आया, रौनक लोग का आंसर आया, बाकी लोग का आंसर नहीं आया है। ठीक है, आप लोग बाकी समझदार हो। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए दो चीज जरूरी था। क्या क्या था बताइए? ठीक है, वेरी गुड। नंबर वन वाज अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड नंबर थ्री क्या था आपका? सोशल आउटलुक को चेंज करना है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आया प्राची? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? नेक्स्ट बताइएगा एक बार के लिए, सेल्फ रिलायंस। प्रशांत साहब का आंसर मुंह से नहीं आ रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर नहीं आने से फिर आपको डांट पड़ने वाली है। बताइएगा। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस जो है, सेल्फ रिलायंस, इसका बैकअप मैंने भेजा था क्या ग्रुप में? मांगा नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? कि हम लोग अपने डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाए, और फॉरेन गुड्स के ऊपर जो है कम डिपेंडेंसी दिखाए। ज्यादातर हम लोग सामान जो है इंपोर्ट करें। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन के नाम पे, ठीक है, 15-15 मिनट लेट, जबकि मैंने 6-7 मिनट पहले लेट से ज्वाइन किया है, गलत चीज है बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, रिड्यूस द व्हाट? फॉरेन डिपेंडेंस एंड अवॉइड व्हाट? फॉरेन डिपेंडेंस। रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। समझ में आ गया रिमी जी भी? क्लियर है बिल्कुल? इक्विटी का मतलब क्या है बताइए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आप भी रिवाइज नहीं किए हैं सर? लास्ट क्लास नहीं आया तो बैकअप कौन लेगा? मैं ताऊजी से लेगा? तुम हमसे लेगा ना? तो लिया क्यों नहीं? खत्म हो जाता अभी तक क्लास तुम्हारा होता है। मजेदार क्लास कराया था पर लास्ट क्लास पे। अब वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। ठीक है, चलेगा। 4 पॉइंट क्लियर हो गया साहब? ठीक है साहब, बताइए फटाफट हमको चारों पॉइंट।
हाँ जी, ग्रोथ बता दिया आपने। ठीक है साहब, पूरब के सामने याद हो गया सबको। मुझे बताइए ग्रोथ वाला पॉइंट बताइए कोई अंतर का। प्रोडक्टिव कैपिटल या कंट्रीज कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोडक्टिव कैपिटल चाहिए। फिर सपोर्टिंग सर्विसेज, ये वर्ड है, सपोर्टिंग सर्विसेज आपको चाहिए होगा या फिर दोनों चाहिए होगा। उसकी वजह से क्या होगा? देश का जीडीपी इंक्रीज होगा। और हर एक कंट्रीब्यूशन को क्या बोलता है अपन? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। बराबर। मॉडर्नाइजेशन याद है आप लोगों को? पक्की बात, मॉडर्नाइजेशन बताइए 2 पॉइंट। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यहाँ नहीं भूल गए अभी पढ़ाते पढ़ाते। चेंज इन सोशल आउटलुक, मॉडर्नाइजेशन बताइए। और ये तो बता दिया आपको, सॉरी, ये क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? सेल्फ रिलायंस, फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना है और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। वेरी गुड। इक्विटी आपको मतलब पता है, सबको चारों पॉइंट याद हो गया। क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे क्या मैं आगे आराम से कर सकता हूँ? यही चैप्टर खत्म करके आराम से तीर्थ में जा सकता हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए, चलो, समझ में आया। उसके बाद में हमने अलग अलग सेक्टर्स पढ़ा था। सबसे पहला सेक्टर को अपन ने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था, जो कि क्या था आपका? एग्रीकल्चर। ठीक है, जब आप आईडी पढ़ रहे हो, योर गोल शुड नॉट बी टू जस्ट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग तो घर पे पढ़ लेते हैं आप लोग, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? बताइए, मेरे को रॉकेट साइंस है? जैसे नोट्स मैंने बना के दिए आपको, आप आराम से सेल्फ भी पढ़ सकते हो। मैं एनसीईआरटी का बात नहीं करूंगा, बट अपना नोट्स तो मैं बोलूंगा ही, कि आप लोग आराम से सेल्फ भी कर लो तो हजम हो जाएगा। यहाँ काम का है आपका सर, आपको याद भी करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। कि अगर मैं कल आपको बोलूं कि इतना दिन हो गया है, तो चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग ऐड कर ले, तो आप लोग आराम से क्या बोले कि हाँ सर कर लो। क्या बता, अगर क्योंकि आप लोगों ने बोला है। नहीं बोला है, कौन कौन बोला है? तो मेरे हिसाब से दिन का पार होते हुए देख रहा है कि मुझे चैप्टर नंबर 1 तो इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 तो कर सकते हैं। देखिए, इतना फोर्सिबिलिटी आया तो मैं 1 और 2 दोनों इंक्लूड कर लूं क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कर लो, 1 2 दोनों कर लो। आय हाय हाय, ये देखो कॉन्फिडेंस। कौन कौन है कौन? ठीक है, पढ़ा देगा ना? ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा आपकी। हाँ, तो नेक्स्ट वीक तो ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मेरे के लिए। रिया जी बताइएगा, एग्रीकल्चर में अपन क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया था? 2 रिफॉर्म्स लेके आया था। एक क्या था? लैंड रिफॉर्म। दूसरा क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी तक लास्ट क्लास तक कि लास्ट जब अपन क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे थे, उसके पहले अपन लैंड रिफॉर्म को फटाफट पढ़ा के छोड़ देते थे। बट जब हमने देखा इतने सारे क्वेश्चंस केवल किसके ऊपर आते हैं? पक्का लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, तो हमें लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ना जरूरी हो गया। लैंड रिफॉर्म्स क्या है सर? अगर हम लोग लैंड होल्डिंग्स के ओनरशिप को चेंज करें कि तुमसे तुम मालिक हो गया, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लैंड रिफॉर्म्स बोलेंगे। चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, क्यों क्या बोलेंगे? ठीक है, और ये लैंड रिफॉर्म्स जो भाई साहब जी लाए हैं, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, ये यश साहब, तो क्या क्या तरीके से लेकर आए थे हम लोग? लैंड रिफॉर्म्स कैसे लेके आए देश में हम लोग? अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नंबर 2, ये भूल गए हैं तो इनको जो है सजा मिलना चाहिए। तो कल सेवा वाला लोग का चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आप सेवा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, आप सीबीएसई का दामोदर मैं देता हूँ आदित्य साहब को। अरे ये तो गलत है भैया, ऐसे नहीं बोला। क्यों? लैंड सीलिंग, इसने करेक्ट बोला, तुम लोग उसके ऊपर भरोसा कम दिखाया है। ठीक है, गलत चीज है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपने भरोसा कम दिखाया, बट वो देखो आंसर दे के आप लोगों को बचा लिया चैप्टर नंबर 2 का एग्रीकल्चर वाला पार्ट से। क्या 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 ठीक क्या? बताया तो है ना? ओके, तो क्या दो तरीका था आपका? अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। यश बाबू, ले डुबाया आपने सेवा को अभी। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में जो अवॉइड करना था लक्ष्य साहब, क्या करना पड़ा आपको? सबसे पहला चीज क्या था आपका? जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, ताकि जो एक्चुअल 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 टिलर्स जो है उनको जमीन मिल जाए। ठीक है, एक्चुअल टिलर्स मतलब एक्चुअल ओनर्स को जमीन मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जमींदारी सिस्टम के जाने की वजह से, इसकी वजह से 200 लाख टेनेंट्स केम टू द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द
गवर्नमेंट फायदा क्या हुआ सर, उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिला, राइट टू इंसेंटिव्स, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, आउटपुट लेवल जो है इंक्रीज हो गया है। समझ में आया आप लोगों को, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, संयम साहब से मेरा सवाल है ऑनलाइन में, क्योंकि उनको भी तो जिम्मेदारी होना चाहिए ना ऑनलाइन की तरफ से। संयम साहब से सवाल है, लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, बिना आंसर देखिए, आपके पास में पूरा पूरी है 5 सेकंड, इसलिए तो 5 सेकंड दिया है ताकि फटाफट सोचे और आंसर। चलो 2 सेकंड और दे रहा हूँ, वो भी हो गया। फिक्सिंग ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट लिखा है इस पे। ठीक है, मतलब क्लोज आंसर है, इसको बोलता है कंपटीशन देना फटाफट। ठीक है, आंसर दे दिया अगला 7 सेकंड में, ठीक है ना, वेरी गुड, इनो है अभी तुम तो। ठीक है, ये बहुत खराब था ये वाला। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है पारिक साहब, ओ पारिक साहब इधर इधर, क्या है लैंड सीलिंग बताइए। फिक्सिंग द, क्या क्या होता है इसे बताइए तो एक बार। पेड़ बनता है, बताइए बताइए, नहीं पता। मुबारक है सेवा वालों, आपका चैप्टर नंबर 1 पे जुड़ चुका है। आप लोग का ग्रुप वाले लोग गलत कर रहे हैं, हम क्या करेंगे आप लोगों को। ठीक है, याद कर रहे हैं बैठ के, इसको सवाल पूछ लिया लेकिन याद कर रहे हैं पूरा पर क्वेश्चन। साहब आपने क्लास नहीं किया, तो चलिए ठीक है, प्रशांत साहब कितना लैंड होल्ड करेगा, उसके बियॉन्ड जो है किसके पास चला जाएगा, आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फिक्सिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान कितना जमीन होल्ड कर सकता है। ठीक है, 30 सेकेंड्स ऑफ साइलेंस फॉर ऑल द सेवा स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत खराब लग रहा है आप लोग के लिए। अब यश भी कंप्लेन नहीं कर सकता, यश बोलेगा हमने गलती कर दिया, अमन साहब बोलेगा हमने अपना गलती कर दिया। वहां पे भाई साहब जी तो वो गाली गोली मारने वाला तो बता देता है, फिर सबसे तो वो लुक दिया ना, तो कसम बता रहा है, ऐसे दिया है, हम चक्कू लाया है। सौरभ लगता तो वो तुम सुनो, अमन तुम उसके साथ तो जाना प्रोटेक्शन में, अगर बीच में तुम्हारा कोई हाथ, तुमको कोई बस्ता तो लगा कि तुमको मारा, समझ आना तो समझ में। अब मुझे बताइए रिया जी, आप बताइए लैंड सीलिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या सब आता है इसका, इक्विटी करना ताकि लोगों को पैसा मिल जाए, इसकी वजह से क्या किया उन्होंने, अगर कोई एक्सेस लैंड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे यशवी जी, तो द लैंडलेस लेबरर्स को हम लोग या फिर कल्टीवेटर्स को हम लोग जो है दे देंगे, समझ में, या फिर स्मॉल फार्मर्स को हम लोग दे देंगे। आपको लैंग्वेज याद हो गया बढ़िया से, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, हरा रेवोल्यूशन, हरा रेवोल्यूशन क्या था आपका, HYV, अच्छा ब्लू, ब्लू रेवोल्यूशन किसी को बताया, ब्लू इंडिगो वाला, हाँ। इंडिको या फिर वाटर बेस्ड बॉडी को भी ब्लू रेवोल्यूशन वाला पार्ट में मानते हैं सर, ये कहाँ से चैप्टर 6। व्हाइट रेवोल्यूशन किसी को पता है, हाँ, दूध का येलो येलो फर्स्ट, बताइए एक बार के लिए। क्लास 10 भरोसा है मुझे इस पेपर, उसको पूछो। प्राची लाल चौधरी पूछा ही नहीं। ठीक है, दो जन को पूछूंगा, अक्षत साहब फ्रॉम ऑनलाइन और प्राची को पूछूंगा, क्योंकि अक्षत साहब के पास में आवाज तो आएगा नहीं तुम्हारा, तो कुछ सवाल तो पूछ के दो। वो रटके मैं बैठे ये बोल रहा हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के आपके फायदे क्या क्या थे, ये आपको और अक्षत साहब को बताना। अक्षत के पास 10 सेकंड है बताने के लिए, बोलिए। दस सेकंड में एक पॉइंट आ जाना चाहिए था, अभी तक आपका आया नहीं है, दूसरा पॉइंट के लिए वापस 10 सेकंड दे रहा हूँ। गलत बताया आपने अक्षत साहब, पहला पॉइंट गलत है आपका, वो देख के आपने बता दिया है, और मतलब कि इनको भी नहीं आया, तो थोड़ा सीबीएसई दल भी या थोड़ा हिल चुका है, सीबीएसई दल थोड़ा हिल चुका है, तो सीबीएसई को सजा मिलेगी, क्योंकि 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 मनोज्ञ साहब ने करेक्ट बोला है, अक्षत साहब ने गलत बोल दिया है। तो मनोज्ञ सीबीएसई का ही तो है। मैंने सवाल किसको पूछा, मैंने सवाल किसको पूछा, अक्षत साहब को, तो ऑनलाइन वाले गलती कर दिए हैं, ऑनलाइन वालों को भी सजा मिलेगा, कल ऑनलाइन वाले लोग को ऑफलाइन आके टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का तो ठीक है, बोले, हाँ। अरे इतना आराम से कैजुअली वॉक करके आते हैं, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, चलेगा तो 3
बेनिफिट्स क्या क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया, इसकी वजह से जो मेरा खुद का कंजम्पशन है उसके बियॉन्ड मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केटेबल सरप्लस। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन जिसने बोला है, कुछ पार्शियली करेक्ट है बट पार्शियल आंसर अपने को एक्सेप्ट नहीं होगा। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है? दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर मीटिंग इट्स देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इज नोन एज व्हाट? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। नंबर 2 क्या है आपका? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? सफिशिएंट, इतना बना ताकि आप लोग उसको फूड शॉर्टेज के वक्त में यूज कर सको। नंबर 3 क्या है सर? इनकम लो इनकम ग्रुप पीपल, यानी कि क्योंकि बाजार में वीट और राइस का, ठीक है, WHEAT सब, ठीक है, वीट और प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, वीट और प्रोडक्शन का। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ? सप्लाई क्या हुआ? वीट और राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया है? बढ़ गया है, तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हो गया है? ज्यादा हो गया, डिमांड क्या हो गया है? उतना नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ आपका? प्राइस क्या हो गया? फॉल हो गया। इसकी वजह से लो इनकम लोगों को बेनिफिट होगा। मुझे आप बताइएगा रिस्क क्या क्या है अटेंड? पेस्ट अटैक से बच गया है वो लोग, ये प्रॉब्लम आ गया, क्या लिखेंगे उसमें? रिस्क ऑफ, फिर नंबर 2 ना ना ना, सीधे सीधे सीधे। ऑनलाइन वाले लोग में मुझे बताएगा ध्रुवी, आंसर बताएगा रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। आपके पास में पूरा पूरी है 10 सेकंड दोनों आंसर बताने का। आज ऑनलाइन वालों को मजा आ रहा है, बोलता है ये तो अब ऐसे ही करवाया तुम लोगों को बोला। और वापस से सेवा वाला लोग आंसर देने में नाकामयाब हो गया है, तो मेरे हिसाब से चैप्टर 10 को भी, चैप्टर 10 तो नहीं चैप्टर 10 नहीं पढ़ाते हैं, बट सजा मिलना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अब आप लोग का फुल मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स जो है कितना था आपका? 25 था 30 में से, 25 था 30 में से, अब 27 हो गया आपका पासिंग मार्क्स। रिमझिम बोल रहा है 30 में से 30 ही कर। जैसे आपका इच्छा, 2-3 गलती और करो, 2-3 क्वेश्चन और गलती करो। तो आप देखिए, मैंने कुछ नहीं किया गलती, मैंने कुछ गलती किया बताइए? मैं आप ही को सवाल पूछ रहा हूँ, आपके सभी तीनों अलग अलग वरिष्ठ लोगों को मैंने दिया है, ठीक है, एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है, सीबीएसई आर कॉइनिंग इट। अच्छा, ध्रुवी का आंसर है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक एंड रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। यानी कि सर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्या है, ध्रुवी का करेक्ट है, क्योंकि सर ये जो एचवाईवी सीड्स है इस पे पेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, इस वजह से दे आर इन हाई रिस्क ऑफ व्हाट? पेस्ट अटैक, ठीक है। तो इसलिए एडिक्वेट स्टेप्स हैव टू बी टेकन, अदरवाइज अगर पेस्ट की वजह से सामान खराब हो जाएंगे तो दिस इज अ प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट फॉर द फार्मर्स। नंबर 2 क्या था आपका? रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, क्योंकि सर कुछ लोग काफी रिच हो गए बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ लोग पुअर का पुअर रह गए, तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेप्स लिया था इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग व्हाट? सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लेवल पे आपको लोन मिला था। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था जिसका आंसर मुझे बताएंगे नैन्सी जी, ठीक है। सब्सिडीज जो था गवर्नमेंट को जो दिया था, वो एक बर्डन है या बेनिफिट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें स्पेसिफिक आंसर बताओ, क्या था, क्या दिया हुआ था? सीबीएसई का खतरा आते हुए तलवार ऐसे लटक रहा है आपका, भूल गया तो आप? सीबीएसई का एक जज ने फिर मिस आउट कर दिया है। रुको रुको, चलो ठीक है, मैं दूसरा मौका एक दे देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ बैड पर्सन। भैया बेनिफिट हुआ था कि मतलब जितना भी स्मॉल फार्मर्स था वो लोग के लिए मतलब फिर वो लोग एचआईवी सीड्स और खरीद के मतलब ये क्या बोलते हैं प्रोडक्शन तो बढ़ा पहला के। पॉइंट, देखो 3 पॉइंट है उसमें। पहला पॉइंट आपने बोला कि क्योंकि जो फार्मर्स है दे आर लो इनकम ग्रुप, इवन दे आर स्मॉल फार्मर्स, इसलिए उनको बेनिफिट हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या भाई साहब जी, इनको एक चैप्टर से बचा पाएंगे? देखते हैं इस आंसर के बाद। और जो ऑनलाइन वाला लोग है उसमें से मैं ये कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ध्रुव पांडे साहब को। पांडुलाल, बताओ आंसर। ध्रुव पांडे जी का अगर आंसर नहीं आया तो ऑनलाइन वाला लोगों को भी सजा मिलेगा, ठीक है। मेरे पास ऑनलाइन में भी आज बहुत वेरिएंस है, 16 जन है, कोई टेंशन नहीं है, सबको पूछिए सवाल। हाँ साहब, बताइए। पांडे साहब के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग आंसर के लिए।
पांडे साहब का आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा। है तो वो ऑनलाइन नहीं आया तो फिर हाँ साहब बोलिए। हाँ तो मेरा अभी तुम्हारा जो चीज फटना चाहिए वो फट रहा है, ठीक है, और तुमको वीडियो लेना है। बोले साहब, पहला आंसर तो आपने करेक्ट बोला, पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट बोला, वेरी गुड। दूसरा, क्या आप फोन ऑफ फ्रेंड कर रहे थे? ठीक है, आपका फोन ऑफ फ्रेंड में आप किसी को भी यहाँ पे जितने जन भी बैठे हुए हैं, वहां पे यहाँ पे सौरभ को ले ठीक। सौरभ साहब आपके ऊपर आपका दोस्त आपका रिलाई कर रहा है, बोले। वो तो ये वाला पॉइंट का हो गया सर, ये वाला रिचल पुअर के बीच में पॉइंट वाला, हाँ ठीक है, यस ओके। पांडे साहब का आंसर नहीं आया तो पांडे साहब को ग्रुप से रिमूव किया जाएगा। पांडे साहब को मैं निपटा रहा हूँ, ठीक है। अब वो सवाल सेम जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्या है आपका, मनोज्ञ साहब को गया है क्वेश्चन, ठीक है, सीबीएसई का पूछ रहा है इसलिए सीबीएसई वाला लोग को पूछ रहा है। बताइए सौरभ साहब। हाँ दूसरा पॉइंट बताइए, बता देगा उसने। हाँ दूसरा पॉइंट क्या बोला आपने? ठीक है, एक बार वेरीफाई कर ले आंसर को। आइए, ये रहा, ये देखिए, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर व्हाट, पुअर, एंड उनको क्या हुआ, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द इनपुट्स। नंबर टू क्या था, सब्सिडीज वेर यूज हेल्प टू रिड्यूस द इनकम। ठीक है, दोनों पॉइंट्स जो बिल्कुल बताया है बिल्कुल सही है सिवा की तरफ से, ठीक है। तो आप लोग का आपके पास चॉइस है, 25 करवाना है, ठीक है, ओके 25 आपने करवा दिया है। मेरे पास फोन नहीं है भाई, उसको बोलो यहाँ पे रिप्लाई करेगा, और उसको बोलो वापस ऐड करने के लिए। मनु के साहब को नहीं आता है ये आंसर, तो सीबीएसई वाला लोग का भी, मनोज्ञ को बोलो ना फोन ऑफ फ्रेंड करे। सीबीएसई वाला लोग का भी दिक्कत आ गया है इस समय, मनोज्ञ के ठीक पास है। है क्या? तो ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन वाला ना। नहीं, तो वो आता तो ऑफलाइन में ही है, आज बेचारा नहीं ऑनलाइन पे आया, होने से क्या नहीं हो गया। आता ऑफलाइन, खाली 2 तो क्लास अब क्या है, क्योंकि ऑफलाइन वालों को भी दिक्कत आ गया है, तो सीबीएसई वाले लोग का 5% कितना हो गया, 25 से 27। अच्छा तुम लोग फटाफट, तुम पहले ही बोल दिया आपको कि 27 से 25 कर दो। आप तो दूसरा ऑप्शन ही दे देंगे, एक चैप्टर कम कर लो तुम लोग, तुम पहले ही बोल दिया। सुनो, बढ़ाया और मार्क्स करेगा तो अभी तो पास मार्क्स से 25 ही होगा। क्या लूप होल निकाल रहे, लूप होल। तो इसीलिए ये सवाल खत्म हो गया आपका, ठीक है, खत्म हो गया आपका। चलो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, रिमी जी भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि वैसे तो ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ खराब किया था, ठीक है, बट एनी 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बाय द ब्रिटिशर्स। 3 improvement in the transport system Improvement in the transport system is absolutely correct, very good। आंसर नहीं बताने का, आपको दल का लगता है, आपकी बेटी लगती है, हम नहीं पूछ रहे हैं बोलिए। और इस तुम ऐसे करते याद नहीं होता इतना, बोलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो लोग आंसर एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन इजी पूछा है। सबको क्या किताब को ओपन हो चुके हैं, उस पन्ने में चले गए हैं। ये तो बहुत इजी सवाल पूछा है यार, ये तो अनफेयर है तुम लोग के लिए, अगर पूरा सवाल इतना कराने के बाद, क्वेश्चंस कराने के बाद अगर तुम लोग को ये आंसर्स नहीं आता है तो तो। 30 में से 31 होगा अपना सर। 30 मार्क्स का तो पेपर ही नहीं, इनका तो 35 से चला जाएगा, 35 का चला जाएगा इनका पेपर। 2 चैप्टर्स ऐड हो गया ना तुम लोग का, तो 2 हुए या 1 हुआ? दो चैप्टर 1 चैप्टर और 2। 2। अभी गलती है तो दोबारा हो जाएगा, क्यों दिल पे क्या लगता है, क्योंकि 1 आता नहीं है। उसको ऐड करने बोलो मनोज्ञा, रूप को ऐड करने बोलो। हाँ जी, और यही सेम सवाल जो है हर्ष जी को पूछा जाता है, हर चीज ठीक है। हर्ष के पास पे है हर पॉइंट देने का 5 सेकेंड। हो गया समय बाद।
हाँ 5 सेकंड तो हो गया था। हाँ फिर क्वेश्चन बोलिए ना प्लीज, 8 बार क्वेश्चन बोल दिया आप। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स क्या क्या था? 3 पॉइंट बताना है खाली आपको, सिर्फ 3 पॉइंट, 6 पॉइंट में से 3 बताना है खाली आपको। 6 नहीं 4 घंटा 3 बता 5 तो है ही, 5 के 6 भी एक और पॉइंट है, वो लिखा नहीं होगा मेरा। ठीक है बताइए। 5 सेकंड में 3 होंगे। सीबीएसई वालों को पूछा ही नहीं, सीबीएसई का दूसरा सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि हर्ष साहब जो है वो भी आंसर नहीं बता पाए हैं। तो जितने ऑनलाइन वाले लोग हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़े थे, स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन करते हैं खाली, उनका भी चैप्टर नंबर 1 जो है ऐड कर दिया गया है आपके एग्जाम के लिए। नहीं नॉट सीबीएसई, इट इज जस्ट ऑनलाइन पेपर। ठीक है, धीरे धीरे आपको मेरे को मौका मिलेगा तो आप लोग का भी कर देगा। ठीक है, अगला सवाल मेरा है जयेश बाबू से। ठीक है, ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ट्रेन ऑफ इंडिया कैसे कैसे हुआ था? 3 पॉइंट है, बताइए। अब यूज ऑफ वॉर में इंडिया वाला लोग को लेके प्रॉपर अच्छा आंसर ठीक है। चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। उसके बाद नंबर 2 होगा यूज ऑफ इंडियन मनी फॉर वॉर फोर्ट्स इन ब्रिटेन। और वो लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करता था यहाँ से ब्रिटेन में कंस्ट्रक्ट नॉट अलाउड। ठीक है कंस्ट्रक्शन इन ब्रिटेन सेकंड में नहीं गया। गया, भैया खत्म हो हमको गया। आंसर तो आता ही था। हम आंसर तो सबको आता है, नहीं नहीं आंसर बताना गलत। बोल अब मैं एक पॉइंट बस रिवाइज करता तो बोल देता हमको वो रिवाइज नहीं हुआ। और एक का आंसर आ चुका है, नफ का आंसर आया था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रेलवे टेरिटरी हैज इंक्रीज। भैया ठीक है, अब ये तो गलत बात है। देख लो हो गया गलत था। सही नहीं बोला है लेकिन दूसरा पूछेगा तो बताना। अब आगे बढ़े। नहीं पता था। हाँ। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट मुझे बताइएगा एक बार के लिए। कार्तिक बोलता है बेइज्जती करवा दिया बाजार में मेरा। हम कुछ नहीं बोल मन से, मन से। एकदम नहीं बोल आइए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट को, इंडस्ट्रियल वाला पार्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से किया था गवर्नमेंट, समझो। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, गवर्नमेंट डिड इट वेरी स्मार्टली। उन्होंने बहुत बेसिक रूल्स यूज किया। एक था इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एक क्या था? इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने लेकर आया। पहला क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने लेकर आया। ठीक है, दूसरा था छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। मेनली आप अगर एग्रीकल्चर में भी याद करो तो 2 रिफॉर्म्स लेकर आया था, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन। सिमिलरली व्हेन इट केम टू इंडस्ट्रीज आल्सो, 2 पॉइंट को कवर किया। नंबर 1 मैंने क्या बोला? लाइसेंसिंग सिस्टम। नंबर 2 बोला स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसको बोलते हैं SSIs, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बात समझ में आया आपको? ये 2 चीज उन्होंने लेकर आया। ठीक है, मैं पहले पूरा स्टोरी लाइन बता देता हूँ आपको आराम से, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे आराम से। ठीक है, अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम, हर एक इंडस्ट्री को चाहे वो नया फॉर्म कर रहा हो, चाहे वो अपना फर्म को एनहांस कर रहा हो, चाहे वो नया लोकेशन में ऑपरेट कर रहा हो, कोई नया इंडस्ट्री खोलना चाहता है, वो अपना एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, या फिर उसको एक नया लोकेशन में इंडस्ट्री खोलना है, किसी भी सिचुएशन में आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बिना लाइसेंस के आप इंडस्ट्री ऑपरेट ही नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक है सर, इसका लॉजिक क्या था? क्यों लाइसेंस लेना है आपको? ताकि इंडस्ट्रीज केवल एक ही जगह में डेवलप ना हो। लाइसेंस कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट देखेगा ना आप कहाँ खोल रहा है, कैसे खोल रहा है इंडस्ट्रीज को, ताकि आप एक ही जगह में इंडस्ट्रीज ना खोलो, हर एक जगह में, रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज जहां जहां खुलेगा वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एरिया डेवलप होगा। इस वजह से गवर्नमेंट चाहता था कि हर जगह इंडस्ट्रीज खुले। ठीक है, सही बात है। इस वजह से क्या सिस्टम लेकर आया? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम लेकर आया। और गवर्नमेंट को लगा कि देखो, प्राइवेट लोगों के पास में उतने पैसे नहीं है, ठीक है ना, उनके पास में इतना रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट मतलब रिस्क लेने का क्षमता नहीं है उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया मुझे बताइएगा एक बार के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया मुझे बताइए एक बार के लिए आप लोग। हाँ जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि देखो हम लोग एक काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ कंडीशंस, हम लोग इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आराम से प्रॉपर्ली मैनेज हो सके। ठीक है, तो सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट को याद है क्या क्या था?
शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे डिवाइड किया? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। सर शेड्यूल ए में ना जो सेक्टर आता था, जैसे एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री हो गया आपका, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया आपका, पावर हो गया, डिफेंस हो गया, ये गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट लोगों को इसको देखने का भी नहीं है, सारा का सारा ये काम कौन करेगा? हम करेंगे, आपकी बस की बात ये नहीं है। तो यानी कि दिस वाज एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट को इसमें दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। इसको शेड्यूल ए को, इसमें अराउंड 17 इंडस्ट्रीज था। ठीक है, कितना इंडस्ट्रीज है? 17। मैंने बता दिया, पोस्टल, बैंकिंग, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, एविएशन, रेलवेज, बहुत सारा सेक्टर्स था आपका, जो कि 600 बता दिया आपको मैंने आपको। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात है 100%। ठीक है, शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी में ऐसा था कि इंडस्ट्रीज सेटअप तो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। मतलब मैं शुरू करके दे रहा हूँ आपको। बेसिकली क्या हुआ, आपको एक रिलेटिव ने बोला मैं बिजनेस शुरू करूँ, तू संभाल ले। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं। शुरू किसने किया? गवर्नमेंट ने। संभाल कौन रहा है? प्राइवेट ठीक है, ये हो गया शेड्यूल बी। और शेड्यूल सी में क्या है? बोलता है कि Right. सारा कुछ वाला जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए, बट हर जन को, चाहे वो शेड्यूल बी में काम करे चाहे वो शेड्यूल सी में, शेड्यूल ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, उनको क्या चाहिए होगा? License. लाइसेंस चाहिए होगा, बिना लाइसेंस के ऑपरेट नहीं कर सकते। तो लॉजिक तो यही था उनका कि हर जगह में क्या हो, इंडस्ट्रीज खुले, हर एरिया का डेवलपमेंट हो। और आपको पता है कि जहां पे कमान आपने एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट को दे दिया है, तो वहां पे जो लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर शायद वो अच्छे नहीं हो, और उनकी वजह से थोड़ा सा चाय और थोड़ा पानी चलते रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से करप्शन देश में क्या होता है? बढ़ गया। बढ़ रहा था उस वक्त। अब समझ में आया आपको? ठीक है, शेड्यूल बी जो है बनो किया, वो ये है कि शुरुआत पब्लिक सेक्टर ने किया, गवर्नमेंट ने शुरू किया, और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? प्राइवेट कर, चला उनको प्राइवेट रहा है, शुरू कर दिया, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट को सेक्टर होगा। सोच एग्जाम्पल, तो शुरू किसने कर दिया? पब्लिक ने, और साथ में मिलकर प्राइवेट ने शुरू किया कि शेड्यूल जो है प्राइवेट भी काम कर रहा। बात समझ में आ गया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। दिस वाज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। आपको समझ में आ गया वाला पॉइंट को। दूसरा क्या था आपका? एसएसआई। इंडिया में एक रिलायंस बनाना इजी है क्या? नहीं। रिलायंस बनाना इजी है? 10 रिलायंस बनाना, एक बनाना इतना डिफिकल्ट है, 10 बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। बड़े इंडस्ट्रीज को इंडिया में डेवलप करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट सोचा कि क्यों ना मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करूं, क्यों ना मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को पावर दूं, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाना कंपैरेटिवली क्या है? इजी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हमने लिमिट फिक्स कर देंगे, सारा लिमिट्स वगैरह सब पढ़ेंगे आराम से। इसमें लिमिट याद है? कोटा जो टैरिफ तो आगे था दीदी, सब भूल गया ये, इसको भी चैप्टर 2। ठीक है, 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका बिजनेस में। ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपका? एक 5 लाख का होना चाहिए। वो 1 करोड़ भाई बाद में आया है। ठीक है, अब मुझे बताइए, उन्होंने क्या क्या लिमिट फिक्स कर दिया? 5 लाख है, इंडस्ट्री कैसा साइज का होगा? छोटा साइज का होगा। सही बात है। और कुछ कुछ चीजें ऐसा कर दिया, एक्सक्लूसिवली कर दिया, किसके लिए? एसएसआई के लिए, कि भाई प्रोडक्शन करेगा तो कौन करेगा? एसएसआई करेगा, दूसरा कोई नॉर्मल इंडस्ट्री कर नहीं सकता। ऊपर से कोई लोन वगैरह भी जो है वो भी कैसे दे दिया? थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट्स पे देने लग गए। इससे क्या? एसएसआई डेवलप कर लिया। सुनिएगा, एसएसआई जो था वो बहुत बढ़िया था। नहीं नहीं नहीं, वो नाम याद नहीं करना तुम। ठीक है, वो जो है आपको, एसएसआई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। अपने जो एलपीजी जो इंट्रोड्यूस किया था, वो अपन अपना मर्जी से नहीं किया था। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने वाला है, एलपीजी वाज बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस। ऐसा नहीं कि एलपीजी गलत है, सही है। देखो कभी भी आप, मैं समझाता हूँ आपको, इतना समझ में आपको आ गया होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई सही गलत नहीं होता है। उस समय जो किया हिट हो गया, अच्छा पॉलिसी था। नहीं होता तो ब्लंडर मिस्टेक था। अब डीमोनेटाइजेशन देखो आप लोग, ठीक है, वो हुआ नहीं जो सोच के किया था, बोल के उसको क्या बोलते? ब्लंडर था। और वो अगर हो जाता, जो टारगेट था वो अगर अचीव हो जाता वो लोग का, तो वो लोग क्या बोलता? मास्टर स्ट्रोक। समझ में आता है? गलत सही वाला चीज नहीं है। तो एलपीजी चाहे के भी अपन अपना कंट्रोल में नहीं करवाया उनको। तो क्योंकि देखो बाहर का लोग क्या बोला, आप अपना दरवाजा खोलो, बाकी लोग को इन्वेस्ट करने के लिए देश में आने दो। तो जब ऐसा आप ऑप्शन उन लोग को दे दोगे, तो वो लोग बोले कि ये एसएसआई वाला लोग को क्यों अपने पास एक्सक्लूसिव रख के रखा है? हमको भी प्रोड्यूस करना है सामान, आप इनको क्यों अथॉरिटी दे के रखा है? तो इंडिया क्या कर लिया? उसको बांध लिया। बोला उपाय नहीं है, क्या कर सकता है? पैसा किसको रिक्वायरमेंट है? हम लोग को रिक्वायरमेंट है। जो ये लोग बोलेगा थोड़ा बहुत तो कंडीशन मानना ही पड़ेगा। एसएसआई का पावर जो है उस समय कम कर दिया था,
अभी को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग कोई भी बड़ा होके, बड़ा तो हम लोग थोड़ा हो ही गया ऐसे तो, अगर कोई बिजनेस करने वाला, आपको पता होगा एमएसएमई में कितना स्कीम्स आता है, जो ये एसएसआई था ना, उसको आगे जाके एमएसएमई में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बोल के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोल के। समझ में आया आपको? तो गवर्नमेंट वापस से उसी में फोकस कर रहा है वापस से, जो कि उस समय फोकस किया था एसएसआई के ऊपर। समझ में आया आपको? चलेगा? पक्की बात, समझ में आया? इंडस्ट्रीज क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? श्योर? आओ फिर रीडिंग करते आइए, क्या लिखा हुआ है? चलो अर्जिता पढ़ो तो एक बार प्लीज, क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट? The public sector was given a leading role in industrial development during the following period because of the following reasons. ठीक है, सुनो, किसको पावर देना था? मतलब किसने फोकस में रखा? समझ में आया? प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम था इस फर्स्ट फेज में। ठीक है, पढ़िए फर्स्ट पॉइंट। Shortage of capital with private sector to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy. समझ में आया आपको? क्योंकि देखो नया नया इंडिपेंडेंस आया था, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना, उनके पास में इतना पूंजी था कि वो लोग क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके इंडस्ट्रियल एवेन्यूज में। समझ में आया आपको? नंबर 2, Lack of incentive for private sector because the Indian market was not big enough to encourage private investors to take it. समझ में आया आपको? कि देखो बाजार में इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं, इतना डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो मैं धंधा करूंगा और प्रॉफिट ही नहीं आया तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा क्या? नहीं। मैं बोलेगा मैं इतना मेहनत कर रहा, इतना सेवा करने की कोशिश कर रहा, लोग डिमांड ही नहीं क्रिएट करते हैं। समझ में आया? नंबर 3, Objective of social welfare of the government could be achieved only through direct participation of the state. समझ में आया आपको? एग्जाम्पल बीएसएनएल लॉस में, बीएसएनएल लॉस में, तो वो समझना पड़ेगा क्यों लॉस में हो। ऐसा नहीं कि वो सर्विस खराब करता है या कुछ था, ठीक है, अभी उसने डाउनग्रेड कर दिया, अपने आप को प्राइवेटाइज करा के सिस्टम कर दिया, बट समझो जिस जिस जगह में बीएसएनएल है, नेटवर्क मिलता है, आप थोड़ा सा चला जाओ आगे, गुवाहाटी की तरफ आगे चला जाओ थोड़ा सा, आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा किसी का भी, बीएसएनएल का रहेगा। तो उन्होंने वहां वहां सर्विसेज दिया है जहां पे बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट बी इंटरेस्टेड। क्यों? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अर्निंग था क्या खाली? नहीं, सोशल वेलफेयर। तो कुछ इंडस्ट्रीज को चलना जरूरी है, मैं नहीं बोलूंगा कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन करो, क्योंकि कुछ कुछ हम लोग ब्लेस्ड है, काफी बड़ा जनता नहीं है, उनको कैसे एक्सेस मिलेगा? उनके लिए थोड़ा सा सोशल सर्विस ओरिएंटेड चाहिए, उसका ऑप्शन नहीं, इसलिए कई सारे स्कीम्स, कई सारे पॉलिसीज निकाले जाते हैं। तो मेजर 3 रीजन था जहां पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट क्या था आपका? कि शॉर्टेज था, प्राइवेट प्लेयर्स के पास में, प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना कैपिटल नहीं था। नंबर 2, इंसेंटिव कम था, बाजार छोटा था, बाजार बाहर बेच नहीं रहा, इंडिया के अंदर बेच रहे हैं, और इंडिया का लोग इतना डेवलप उस समय हुआ नहीं था। नंबर 3, सोशल वेलफेयर करने का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव किसका था? खाली गवर्नमेंट का ही था। तो 3 पॉइंट समझ में आया लक्ष्य बाबू? क्लियर है बिल्कुल? पक्का? 3 पॉइंट बता दो एक बार फटाफट। प्राइवेट सेक्टर, लैक ऑफ इंसेंटिव, इंटेंसिव नहीं, इंसेंटिव इन द प्राइवेट सेक्टर, की उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। नंबर 3 का था ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। रांची जी क्लियर है बिल्कुल? 3 पॉइंट याद हो गया आपको अच्छे से? पक्का? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए तो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी रीड कर लो ना प्लीज फटाफट। National policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial activities. ये एक पंख के लिए लिख लो आप लोग। चांसेस कम है बट यू नेवर नो। ठीक है, कि क्या है? पैकेज है अल्टीमेटली, सॉरी, कि ये पैकेज है जो कि अलग अलग पॉलिसी बताता है इन कनेक्शन टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट चलो। Various issues connected with different industrial enterprises of the country. The National Policy Resolution of 1956 was adopted in accordance with the goal of the state controlling industrial enterprises of the country. अंडरस्टूड? पहले कौन सा रेजोल्यूशन आया था? 1948। ये कौन सा है? 56। इसमें क्या गोल किया और लोग ने कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना है, मेरे को बढ़ाने का। नेक्स्ट, Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules and regulations for controlling industrial enterprises of the country. ठीक है, The resolution classified industries into 3 categories. मार्क नंबर 1, Schedule A. Hmm. The categorized industries will be exclusively owned by the state. 17 industries. Schedule B. The second category consisting of industries in which the private sector will supplement सप्लीमेंट मतलब हेल्प करना, सपोर्ट करना। of the state taking the full responsibility for starting new units. 12 industries. समझ में? स्टार्ट कौन किया? स्टार्ट किया गवर्नमेंट सेक्टर, और सपोर्ट कौन किया? आंसर शीट में सप्लीमेंट्री शीट कब लेते हो आप? जब वो खत्म हो जाता है। समझ में? तो शुरुआत कौन कर रहा है? मेन शीट से। मेन शीट कौन यूज कर रहा है? गवर्नमेंट। स्टेट से शुरू किया,
देखो लिखा हुआ ना, स्टेट हैज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, starting और फिर उसको सप्लीमेंट कौन करता है? government. नेक्स्ट Schedule C. The third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था, चाहे कितने भी सेक्टर्स हो, वो सारे के सारे क्या थे आपके? ओपन थे। यशवी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। Industrial licensing. An industrial license given written permission from the government to an industrial थोड़ा unit जोर से पढ़ो प्लीज, to थोड़ा धीरे, manufacture. थोड़ा जोर से, थोड़ा धीरे, वापस एक बार वापस पढ़ो। An industrial licensing is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods. According to the industrial licensing, no new industry was allowed unless लाइसेंस, is obtained from the government. ठीक है, क्या एक बार को फर्स्ट पर में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी नया इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता है बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस किए। नंबर 2, It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward बात area. समझ में? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरियाज में ओपन करना इंडस्ट्रीज का लाइसेंस क्या था? कंपैरेटिवली इजी था। गोल ही यही था, लाइसेंस देने का गोल ही यही था, तो अल्टीमेटली यही तो होगा। सही बात है रिया जी। नंबर नेक्स्ट, In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at lower tariffs. समझ में आया आपको? उनको बेनिफिट्स दिया गया था ताकि कौन सा एरिया वालों को? Rural areas. जो रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहा है, ताकि वो लोग भी जो है उनको एनकरेजमेंट मिले कि हम लोग को धंधा कहाँ करना है? रूरल एरियाज में करना है। ठीक है, इनको कंसेशन देता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ। नेक्स्ट, The purpose of this policy was to promote regional वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आएगा ये वाला पॉइंट? ठीक है, रीजन क्या था इसका? रीजन, रीजनल इक्वालिटी को बढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव इनका था, टू प्रमोट व्हाट? रीजनल इक्वालिटी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नेक्स्ट, license was needed even if an existing industry wanted to expand and diversify. मतलब कब कब चाहिए आपको? सर आप नया इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आपको लाइसेंस Right. चाहिए। आप एक्सपैंड कर रहे हो, लाइसेंस। डाइवर्सिफाई करो तब भी आपको लाइसेंस। मतलब मेजॉरिटी केसेस में क्या चाहिए आपको? लाइसेंस चाहिए। अल्टीमेट तो ग्रो करोगे ना, आज नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो करोगे, नया प्रोडक्ट लेकर आओगे, कहीं नया करोगे, धंधा एक्सपैंड करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, लाइसेंस चाहिए। समझ में आया आपको? तो इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्लियर? जो मैंने स्टोरी आपको दिया पूरा का बात, जो मैंने आपको ब्रीफ ओवर दिया, उससे मेरे हिसाब से काफी इजी हो गया टॉपिक करना आप लोगों को। और ये इंडस्ट्री वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, जितना आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 में, अगर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूँ आपको, तो ये इंडस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी एसएसआई हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर आपके एग्जाम में प्री बोर्ड्स में भी सवाल आया होगा, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, एसएसआई के ऊपर सवाल पूछते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, एसएसआई को आप लोग प्लीज स्टार मार्क करिएगा। और पढ़ेंगे अभी हमारे एसएसआई जो है वो पढ़ेंगे आदित्य साहब जोर से। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्वे कमेटी फॉलो था, कार्वे कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था इसका। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, 1 मार्क का ऊपर लिख लीजिए, 1 मार्क। किसने फॉर्म किया था? कार्वे कमेटी ने। ठीक है, ये विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कमेटी था, उसको क्या बोला था अपन ने? कार्वे कमेटी। ठीक है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि हमें क्यों ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क, बोलिए। Small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed for the asset of unit. In 1950, the limit of maximum investment was rupees 5 lakhs, and present the maximum investment allowed is rupees 1. समझेगा? 1950 में कब कितना था आपका? आप लिख लीजिए वहां पे 1950 5 लाख, 1981 1 करोड़। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा आपको 1981 वाला पॉइंट, लिख लीजिए वहां पे ताकि याद रहे आप लोग को। सॉरी थोड़ा लाइट है, रुको। 1950 के वक्त पे कितना था आपका? 5 लाख। और 1991 के वक्त कितना था आपका? 5 करोड़। ठीक है, सुनिएगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ध्यान से पड़ेगा। ठीक है, टर्नओवर नहीं बोल रहा है आपको, लिखोगे गलती पे एग्जाम में लिखते हो सब गलती आप। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन दी एसेट्स। समझ में आया आपको? एसेट्स के ऊपर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो? 5 लाख का कर सकते हो, और वो बाद में बढ़ के कितना रुपया हो गया था? 1 CR। समझ में आया आपको? क्या नीड था इनका? पढ़ेगा प्लीज। Need of small scale investments, employment generation. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज्यादातर क्या होता है? लेबर इंटेंसिव रहता है चीजें, राइट? अगेंस्ट द बड़ा इंडस्ट्रीज व्हिच आर व्हाट? मोर कैपिटल इंटेंसिव। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज विल एनकरेज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज टू कम इन, उसकी वजह से देश में एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। लिखिएगा, पढ़ेगा, क्या है? Small scale industries are more labor intensive. अंडरलाइन, मोर लेबर इंटेंसिव, therefore They use more labor and thus generate employment. समझ में आया आपको? क्योंकि लेबर इंटेंसिव होता है तो क्या करता है? जनरेट क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है।
ज्यादा याद भी नहीं करना है आप लोग को, अभी मैं याद करने टाइम भी दूंगा आप लोग को आराम से। समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट। For production of big profit. Small scale industries cannot compete with big industrial firms, so various steps were taken by the government for their growth. क्योंकि उनको पता था कि बड़े इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में एसएसआई जो है फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वो खा जाएंगे उनको। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया कि ये कौन प्रोड्यूस करेगा, खाली एसएसआई ही प्रोडक्ट करेगा। ये अलग से 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है आपको कि गवर्नमेंट ने क्या किया था एसएसआई को बड़े फर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर केस स्टडी बनाएगा कि इन द ह्यूजली कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर द बिगर फर्म्स वर रेडी टू swallow the small firms, what kind of government measures were introduced at the era of 1950 so that they could solve the problem of SSIs। उसमें क्या पॉइंट आएगा आपका, रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसमें अगर बाय चांस 1 मार्क किया तो फटाफट लिख दिया, 2 मार्क एक लाइन लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा ये पीछे में कि सर्टेन प्रोडक्ट्स वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द SSIs एंड कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन वगैरह, कंसेशंस मिलना। समझ में आया आपको? ये सब आप लोग उसमें ऐड कर लेना 1 लाइन का, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? चलेगा। विद दैट योर एंटायर इंडस्ट्री वाला पार्ट इज ओवर। ठीक है, वी लेफ्ट विद वन स्मॉल पार्ट व्हिच इज व्हाट, फॉरेन ट्रेड। समझ में आया? अब समझिएगा, जैसे मैंने इंडस्ट्री का आपको एक ब्रीफ ओवर दिया था, वैसे इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड का बता तो खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। ठीक है, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s was a closed economy, was what, a closed economy, यानी कि वो बंधा हुआ इकोनॉमी था। ऐसा नहीं था कि हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है या फिर आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर लो, इतना इजी नहीं था प्रोसेस, राइट। इट वाज अ क्या, क्लोज इकोनॉमी। और नो डाउट कि इंडिया वाज ट्राइंग टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स, अपना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वाज वेरी स्लो, राइट। तो अपन ज्यादा सामान तो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा था, बहुत लिमिटेड अमाउंट एक्सपोर्ट कर पा रहा था अपन। और बाय डिफॉल्ट वी वर हेवीली डिपेंडेंट, अपन एग्रीकल्चरल गुड्स जो है ना, बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल गुड्स भी बाहर से अपन इंपोर्ट कर रहा था। समझ में आ रहा आपको? बाकी सब चीज आप इंपोर्ट रोक दोगे, इंडस्ट्रियल जो आपका एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है उसको कहां से रोकोगे आप? सही बात है ना, बिल्कुल। यहाँ पे तो अगर हम लोग बेसिक सामान भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो हमारा इंपोर्ट तो दुनिया भर का था, हमारा एक्सपोर्ट्स क्या था, बहुत कम था। इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, क्योंकि आप जब इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या चाहिए था, फॉरेन रिजर्व्स। तो फॉरेन रिजर्व्स का जो वैल्यू था वो क्या होता रहा था। कम होता। तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट चाहता है कि हमारा फॉरेन रिजर्व्स इंटैक्ट रहे। नंबर 2, जितना प्रोडक्शन हो सके वो कहाँ पे हो, विद इन द कंट्री हो, और हम इंपोर्ट्स क्या करें, कम करें। सही बात है ना, क्योंकि हम लोग कौन सी इकोनॉमी में थे, क्लोज्ड। सब मेजर लॉजिक क्या था इसके पीछे, नंबर 1 टू प्रिजर्व आवर फॉरेन रिजर्व्स, ताकि जो एसेंशियल चीजें हैं उनको हम केवल इंपोर्ट कर सके। नंबर 2 क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो कराना, ताकि जब उनको ओपन करे इकोनॉमी को तो हम लोग compete कर सके। इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था वो पॉलिसी का नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या प्रमोट किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी वर्ड को ब्रेक कर दो, क्या बोला मैंने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, कम करना है। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि कम करना है, हटाना है। इसको कैसे किया, गवर्नमेंट ने 2 चीज लिखा, 2 तरकीब निकाला। ठीक है, एक था आपका टैरिफ्स, एक क्या था आपका टैरिफ, दूसरा क्या था आपका, एक वर्ड मैंने क्या बोला आपको, टैरिफ्स। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला आपको, समझिएगा। देश में इंपोर्ट्स को कम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है फॉरेन रिजर्व बचा हुआ रहे अपना, और अपना जो इंडस्ट्रीज है उसका पावर थोड़ा सा बढ़े। उसके लिए क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बराबर, ताकि इंपोर्ट्स अपना क्या हो, कम हो। उसके 2 चीज इंट्रोड्यूस किया, क्या किया इंट्रोड्यूस, टैरिफ्स एंड कोटास। सर टैरिफ्स क्या है, सीधी सी बात है, आपने बदमाश कंपनी देखा है मूवी, जो शाहिद कपूर का मूवी था ना, बदमाश कंपनी बोल के, ये देखा, इसने देखा है, ठीक है। आपको पता होगा इंपोर्ट्स के ऊपर हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगा दो, 200%, 300%। जैसे जूता के ऊपर 200% का इंपोर्ट ड्यूटी था उस समय, 200% फॉर इंटरनेशनल वो शूज, ठीक है, 200% ड्यूटी। तो ऑटोमेटिकली सामान का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन तो इंडियंस है, सामान का दाम ज्यादा होने के बाद तो ये तो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया अपने लिए, पता है बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, उसको देख रहा है, बाहर का लोग है, स्टाइल हो गया अपना। तो उसके लिए भी दूसरा चीज यूज किया गवर्नमेंट ने, बोला कोटा में लगा दिया, मतलब कि लिमिट फिक्स कर दिया। एक तो ड्यूटी उसके ऊपर चार्ज जो है अच्छा खासा लगा दिया। नंबर 2 क्या कर दिया, आपके ऊपर कोटा लगा दिया, लिमिट फिक्स कर दिया
कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो टैरिफ क्या हो गया? हाई रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज करना। कोटा का मतलब क्या हो गया? लिमिट या फिर बैरियर सेट करना, ताकि आप उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं ना बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है। बट सर इसकी वजह से क्या फायदा हुआ था? उतना नहीं। इंडिया शौकीन इंसान है। बोला कि मंगवाना तो है ही, मंगवाओ। जितना कोटा के अंदर आता उतना मंगवा लिया। उसका क्या करे? उसी वक्त में स्मगलिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। ऑफिशियल रूट की जगह पे दूसरा रूट आने लग गया। उसकी वजह से तो मुंबई का गैंगस्टर्स लोग आया था, कि मेन काम तो यही कर रहा था वो लोग, कि बाहर से मंगवा दिया। सोचो इसका 200% ड्यूटी लग रहा है, अगर हमको 50% भी देना पड़े क्या फर्क पड़ेगा? वो तो फ्री ऑफ ड्यूटी मंगवा रहा है, 50% ड्यूटी लगा के आराम से बेच रहा है, तो बिजनेस ही बिजनेस, फायदा ही फायदा। समझ में आया आपको? इसलिए इतना बेनिफिशियल ये हुआ नहीं। बस इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, अभी थी नॉर्मल इंपोर्ट्स पे इतना ज्यादा था होगा कि अपना फॉरेन रिजर्व्स क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली कम हो रहा। समझ में आया आप लोगों को? अब रीडिंग करें हम लोग एक बार के लिए। तो कराची जी से पढ़िएगा। Policies in India includes all imports from India in the era of planned development in 1960s. Import substitution was a major element that trade and industrial policy. ठीक है। Next. Import substitution in the form second plan, trade was centralized by an import looking trade strategy or strategies called import substitution. ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी क्या हो गया? एक बार इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पोर्ट। इसमें देखो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ आपका, जो अच्छा पॉइंट है आपके लिए 1 मार्क के हिसाब से। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और ऑफ व्हाट? इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक। समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या बोलोगे आप? कि सर रिप्लेसमेंट ऑफ द इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ द इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक। नेक्स्ट नंबर 2 The basic aim of बेसिक हो गई, सॉरी। the basic aim of the policy was to protect domestic advantage from foreign competition. ठीक है। The two main objectives are saving of trade pressure, foreign फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन। ठीक है। तो सबसे पहला अपना काम क्या था सर? अपना का जो अपना, क्योंकि अपने पास लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज है भाई, तो क्या करना है आपने को? बचाना है। नंबर 2 मतलब कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करना है आपको? इंपोर्ट्स कम करने हैं। ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, 100% श्योर हो? चले आगे बढ़े। इसके लिए क्या किया था प्राची? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स कैसे किया था? नेक्स्ट पार्ट, टैरिफ्स एंड कोटास की यूज। पहले टैरिफ्स पढ़िए। tariffs are going to tackle the limit on important goods, input aimed at for imposing heavy duty on important goods to make them more expensive and less tariff-free. समझ में आया? उनको ज्यादा एक्सपेंसिव कर लो ताकि लोग बाग कम यूज करे। कोटास ये अलग से पूछता है 1 मार्क के हिसाब से, कोटास। ठीक है। Quota refers to the display or maximum limit of goods permitted by or domestic producer. लिमिट ऑफ द लैंड मैक्सिमम अगर हो गया कि कितना लैंड एक इंसान होल्ड कर सकता है, उसको बोलता है लैंड सीलिंग। और कितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक सामान को, उसको क्या बोलेंगे अपन? समझ में आया? दोनों में मैक्सिमम क्या कर रहा है अपन? लिमिट फिक्स कर रहा। ठीक है, चलेगा। फिर जयेश पढ़ो, रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Reasons for import substitution. The policy of protection is based on the notion that नोशन industries नोशन that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods produced by more developed. बात समझ में आ रहा है? क्या रीजन था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? कि सर हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्री का स्टेज में था, हमारे इंडस्ट्रीज उतने डेवलप नहीं हुए हैं, ताकि हम डेवलप इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी कब का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनका तो पीक में था। उस समय हमारे गुड्स इतने पॉलिश थे ही नहीं, इतने हाई क्वालिटी था ही नहीं कि हम लोग उनके साथ में compete कर सके। नंबर 2 Restrictions were also necessary as there is a risk of drain of foreign exchange reserve on the import of luxury goods. बात समझ में आया? कि अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया, पहला बात तो हमारे गुड्स का क्वालिटी जो है वो डेवलप कंट्रीज के क्वालिटी के हिसाब से इतने कम थे, रेडी नहीं थे हमारे कॉम्पीट। बिकॉज अभी हमें तो तुरंत अभी इंडिपेंडेंस मिला था, वो काफी सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 2 क्या था आपका? कि हमें अपना फॉरेन रिजर्व्स को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सामान मंगवाते रहेंगे तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में लोड हैपन। और यही रीजन था कि हमारे फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गए थे। हमारे पास मात्र 15 दिन के हिसाब से फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, कि हमने वर्ल्ड बैंक को बोला भाई साहब जी हमें बचा लो। और वो दिन था जब हमने वर्ल्ड बैंक के पास हाथ फैलाया था, IMF के पास में हाथ फैलाया था कि प्लीज हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। जो भी पाकिस्तान कर रहा है उनके पास भी बिल्कुल नहीं है। उनके पास मेरे हिसाब से 3 महीने के हिसाब से
3 महीने में रिजर्व बचा हुआ उनके पास में, गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास में, तो वो किसके पास जा रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के पास में और IMF के पास में। हम भी गए थे कि हमें प्लीज लोन दे दो, थोड़ा वेवर ऑफ करा दो, ठीक है, उन्होंने बोला कि करेंगे, बट अभी वाली कंडीशन में नहीं, करेंगे एक ही शर्त में, अगर आप अपने क्या करोगे, इकोनॉमी को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे और अपनाओगे द पॉलिसीज ऑफ LP। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। एंड द बेस्ट थिंग इज इट वाज द लास्ट टाइम, 1991 वाज द लास्ट टाइम जब हमने बेल आउट वगैरह के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF को बोला कि भाई जी हेल्प कर दो। उसके बाद भगवान की दया से अभी तक तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन उसका तो अभी तक भर ही रहा है। वो तो उपाय नहीं है, पुराने कार्यों का जता तो देना ही पड़ा सबको। सही बात है ना? बिल्कुल, जो यहाँ पे किया है सब भाग्य में लिखा हुआ है। $7 बिलियन लॉस, इंटरेस्ट तो अभी कुछ टाइम पहले ही खत्म किया था, इंटरेस्ट का पेमेंट। $7 बिलियन कम है उस समय के हिसाब से। $7 बिलियन भाई, अभी भी बहुत है $7 बिलियन। अभी से पाकिस्तान के हिसाब से, मेरे हिसाब से आई थिंक दे हैव 15 $15 बिलियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स लेफ्ट। और अभी भी जैसे बोलो तो काफी दिनों से बोल रहा है ना वर्ल्ड बैंक को कि कुछ करिए, पर उन लोगों को मिल नहीं रहा, बिकॉज दे डोंट हैव अ ग्राउंड। स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, किस हिसाब से हेल्प करें? बट यू फील बैड फॉर द पीपल हु आर इनसाइड है। पूरा कंट्री थोड़ी ना खराब है यार, सोचो देखो ना बकने, वहां के लोग तो फालतू बचता ही रहे हैं। सोचो वो लोग को बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि चाय कम पियो, क्यों? बिकॉज चाय इंपोर्ट होता है। तो आप चाय का प्याला जो 2 कप पीते हो 1 कप पढ़ लो। भैया अगर इंडिया लोन दे दिया पाकिस्तान को तो मस्त लगेगा। हेल्प करता ही है, हर कोई हेल्प करता है। चाइना हेल्प करेगा पर चाइना खा जाएगा। चाइना तो इंडिया आगे बढ़ता ही है, चलिए श्रीलंका को भी हेल्प किया ही है, दे विल ट्राई टू हेल्प देम आल्सो, बट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स आल्सो। अच्छा लगेगा लेकिन लोग। अच्छा का बात नहीं, इट्स ऑल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी टू बी वेरी फ्रैंक। दूसरा कंट्री हेल्प करेगा तो हम लोग ही मरेगा, क्योंकि सबसे नेबरिंग कंट्रीज दोनों का हालत खराब है। बांग्लादेश में प्रिकॉशनरी, उसके पास गया था ना वर्ल्ड बैंक के पास में, प्रिकॉशनरी के नाम पे गया था। यू तो माना प्रिकॉशनरी है, प्रिकॉशनरी का मतलब क्या है? मेरे को अभी टेंशन नहीं है, मेरे को बाई चांस अगर होगा तो उसके लिए मैंने बोल के रखा है। मतलब क्या इंडिकेशन क्या है हल्का सा, कि आज नहीं तो साल भर बाद 2 साल बाद अगर चीजें ठीक नहीं रहा, तीनों नेबरिंग कंट्री जो अपना है उसका हालत खराब, वो लोग बोलेगा मैं हेल्प करेगा। चाइना चाइना को तो कोई बेल्ट वेल्ट बनाना है ना इंडिया के। वो तो बना ही रहे वो लोग, तो वो तो समझ में आया। और सब्सिडी वाला सवाल जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को क्या अपने आप को रुकना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या बह जाएगा, दिक्कत होता है। जियो पॉलिटिक्स 2 चीज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आज मेरे को मजा आ गया कि कुछ लोगों को 12th वालों को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और जब 11 वालों से बात करते हैं तो उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। वो लोग बैठ के बताते हैं, भैया आप ये देखा था, हम बोला अरे वाह क्या बात है, जेन जी पॉपुलेशन, ठीक है। बट ये दोनों टॉपिक मेरा बहुत दिल के करीब है, मेरा इसके लिए तो आप 2-2 घंटा में से बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, सर कहाँ पे आए? अरे यहाँ पे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं का पेज नंबर आपका है 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11। कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में क्योंकि इतना सारा डेलिब्रेशन डिस्कशन हमने किया है, तो मेरे हिसाब से आपको फाइनल सिलेबस जो है वो लिख के देना जरूरी है, राइट? हम लोग का चेक पेपर मत लगेगा। क्या क्वेश्चन भी पढ़ाने वाला था। कितनी भोली बच्ची है ये। चलो बताओ, डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड द लाइसेंस राज अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये को पता है लाइसेंस राज? इसमें क्या था? नो न्यू इंडस्ट्रीज वेर अलाउड टू सेट अप। सबको लाइसेंस चाहिए होता, बिना लाइसेंस के वो लोग इंडस्ट्री ओपन अप नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट दिया हुआ आपका। तो हम लोग एक्सपांड वाला भी तो लिख सकते हैं ना। सब कुछ आएगा सर, सब कुछ। ये तो कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, बाकी आपका काम है। वो Why was public sector giving a leading role in the industrial development during the planning period? कैपिटल शॉर्टेज था प्राइवेट सेक्टर के पास में, नंबर 2 Incentives कम था, लैक ऑफ इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेल्थ। सोशल वेल। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 17,
पहले आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताओगे, उसके बाद क्या बताओगे, क्या प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया था, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स क्या हो गया, हाई रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज करना, कोटास क्या हो गया, फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ quantity of commodity that can be imported. Next, why and how was the private sector regulated as per the IPR? Schedule A, Schedule B, Schedule B, Schedule Schedule C. क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, समझ में आया ना कैसे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। और फिर लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया आपका, शेड्यूल ए बी सी के बारे में, फिर यहाँ पे क्या बताया, इंडस्ट्रियल, चलेगा ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, बोले सी होगा, ए ट्रू है और बी फॉल्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी बोलो, ऑप्शन तो वही है, सेम है, पता है आपको। अरे ऑप्शन तो वही है, बी, डी, डी फॉर डॉग ना, हाँ भैया डी है। कुछ लोग डी बोल रहे हैं। कि रीजन तो सही है कि पब्लिक फर्म्स कंटिन्यू टू फंक्शन इवन दो दे वर पुटिंग द ड्रेन इन द नेशन, और ड्यूरिंग द many public sector firms incurred huge losses and were therefore shut down. फॉल्स है ये। The answer is D. समझ में आया आपको, शट डाउन नहीं हुआ था, लॉसेस तो कनकर करा था पब्लिक फर्म्स, लिखा हुआ है कि पब्लिक फर्म्स ने, सॉरी, पब्लिक सेक्टर ने कई सारा जो है लॉस इनकर किया, और कोई भी उनको उनको बंद कर दिया, बंद नहीं किया था, वो कंटिन्यू हो रहे थे, इवन दो दे वर इनकरिंग लॉसेस, अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, सही बात है ना। यस। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन क्या था, बी पूछ रहे हैं, फिर 4, मिक्स इकोनॉमी। इंडिया ने 3 सिस्टम फॉलो था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स। सब मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट में क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पावर दिया गया, खाली प्राइवेट फर्म्स को पावर दिया गया, वही फॉर्मुलेट करेंगे। सोशलिस्ट में क्या है, पब्लिक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा, उसके अंदर पूरा का पूरा डिसीजन रहेगा। और मिक्स किया है दोनों का, अपन जैसे भी जुगाड़ू है, तो अपन कौन सा फॉलो किया, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। एक बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये तीनों को रीड कर लोगे एक बार के लिए, फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, अगर डाउट रहेगा तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, 1951 to 1943 both A and B. लैंड सीलिंग, It's saying maximum. आंसर इज डी, फिक्सिंग द क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, डैश। इसमें ओन कंट्रोल कौन कर रहा है, खाली और खाली गवर्नमेंट, तो कौन सा हो गया, सोशलिस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट सोशल, और दोनों मिला के नेक्स्ट, A. शेड्यूल ए, नेक्स्ट टैरिफ्स 1966, HYVC प्रोग्राम का भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1960। जीडीपी स्टैंड्स में तो नहीं पूछूंगा आपको, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, 1948, वेरी गुड, 5 years. वाह। सेंट्रल अथॉरिटी, B. Socialist. सोशल, सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सब वर्ड अगर आएगा तो क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19, Import substitution. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसको मार्क कर लीजिएगा प्लीज, नोट्स में याद नहीं रहेगा आप लोग को, इसका नोट्स है, क्वेश्चन नंबर 19 मार्क कर लो आप लोग, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अभी क्या फ्रेश पढ़ा तो दिमाग में है, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19,
ठीक है 24 गलत है, आंसर बी एंड सी दोनों है। स्मॉल स्केल ठीक है, लेबर इंटेंसिव भी है और स्मॉल Small इन्वेस्टमेंट। investment. केयरफुली पढ़ना है मैडम क्वेश्चन को, तभी गलत नहीं होगा। ठीक है, वीट एंड राइस हो गया, चलो ठीक है। कार्रवाई कमेटी, कार्रवाई कमेटी वीट एंड राइस सी है क्या, सॉरी 28 using small scale industries to rural B. ठीक है चलेगा 29 दोनों एयरक्राफ्ट और दोनों का इसका था। क्वेश्चन नंबर 31 नीति आयोग, समझ में आया आपको? ठीक है, नीति आयोग समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट Both A and B. एम्फेसिस इसके ऊपर ज्यादा पब्लिक का, प्राइवेट का नहीं था। ठीक है, सब जगह पब्लिक का ही दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 High import or D. सी या डी? D. आंसर इज सी। इंपोर्ट टैरिफ को क्या करना है, बढ़ाना है, कोटा को कम करना है ना। कोटा बढ़ा दिया तो मतलब क्या, लिमिट ही नहीं है फिर तो कोई, कितने ही मंगवाना है मंगवाओ। Maximum. समझ में आया? इट इज द मैक्सिमम, कोटा इज व्हाट द मैक्सिमम लिमिट, इज नॉट द मिनिमम लिमिट, इट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी अलाउड। तो कोटा क्या करना है आपको, कम करने का है। और अगर लोग एक भी आंसर मत बताओ, एक नंबर बेशरम है सबका सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 Second. सेकंड, चलो ये लो सेकंड 36 Marketable surplus. आंसर क्या है, मार्केटेबल Marketable surplus. सरप्लस। समझ में आया? स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 2 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। True. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में 3 कैटेगरी था, 2 कैटेगरी नहीं था। समझ में आ गया कैसे सवाल पूछता है आपको? मिक्स इकोनॉमी पता चल गया क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पेज में नोट्स का, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, हमें एक ही टॉपिक छोड़ के रखा है खाली, छोड़ मत दीजिएगा खाली, एग्जाम का क्वेश्चन है देख लो। मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, फर्स्ट पन्ना में दिया हुआ आपका। इकोनॉमिक प्लानिंग दिख रहा है आप लोग को, व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ हो जाएगा। जीडीपी नहीं पढ़ना है यहाँ से आप लोग को। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन आता है क्या, हाँ. मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर लो, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जिनका प्रिंट आउट नहीं हुआ है आप लोग क्यों तो टाइम पास कर, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 21 ठीक है, डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है आपका। ठीक है, रैशनल बिहाइंड मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। हाँ. ठीक है, उसके बाद में नहीं, ये क्या होगा, लैंड रिफॉर्म से मोर सक्सेसफुल ओनली इन 2 states. क्योंकि शुरू में जो एक तुम्हारा फर्स्ट पेज वाला फेज 1 वाला क्वेश्चन है ये, जो तुम्हारा एफ्लुएंट एरियाज है उसमें पहले जो वो वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, फिर ग्रोथ वाला सवाल आता है, लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये एक्चुअली 15 होगा ये वाला। ठीक है, ये कौन सा हो गया, शेड्यूल ए Schedule B, Schedule C. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आता है आपको, हाँ. कोटास आता है आपको। देख रहे हैं आपको एक एक मार्क का 2-2 मार्क का सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, 2-2 मार्क का सवाल एक्चुअली ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, जो याद करवा रहा है पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कोटा में 2 मार्क का क्या लिखेगा अभी, एक तो भाई फिक्सिंग द maximum लिमिट अपना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारा, क्वांटिटेटिव। quantitative. ठीक है, कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, लिख लो तो एक बार, कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसमें क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन है, बराबर। तो कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव। ठीक है, सुनो ना, एक काम करना, सेल्फ रिलायंस जो है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस का आंसर जो है प्लीज इसको डिटेल में पढ़ लिख लीजिएगा एक बार के लिए। सिर्फ सेल्फ रिलायंस अपना नोट्स में जाइए, सेल्फ रिलायंस में खाली 2 पॉइंट लिखवाया ना मैंने, उसको प्लीज उसमें 2-2 लाइन ऐड कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ ना उसमें, रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, हाँ. उसके बगल में 2 लाइन लिखना है आपको। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, किसी से भी रेफर कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो import substitution लिख सकते हैं. ठीक है, जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है ना, रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस, अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, उसमें 2-2 लाइन लिख लीजिएगा अंदर में। ठीक है,
चलेगा? कि एग्जाम में पूछता है कभी कभी। लॉट ऑफ आंसर डिस्कस नहीं करना, सब में पूरा का पूरा जो एमसीक्यूज आपको पूरा है वो खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। हाँ। चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, अराउंड जो गुड क्वेश्चंस है हॉट्स के, थोड़ा तो एमसीक्यू वगैरह तो इससे भी खत्म कर लेना आप लोग। हॉट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस है मैं चाहता हूँ कि आप लोग 10 से 12 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी का लिख लो खाली। मैं ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में आप अपने हिसाब से 10 से 12 क्वेश्चन अपने हाथ से लिख लो। उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए आप लोग को। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कोटास, ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस, कुछ लिख सकते हो इस तरीके से। इसको हटा के 10 क्वेश्चन जो है लिख लेना हाथ से, जिसमें ऐसा कवर करना कि हाँ इंडस्ट्रीज का भी क्वेश्चन कवर हो गया, एग्रीकल्चर का भी 2 क्वेश्चन कवर हो गया, उसका भी ऐसा हो गया। इस तरीके से 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से, हॉट्स वगैरह सब कुछ है, क्वेश्चन को देखो, लिखना, आपको वेरीफाई करा देना आप लोग। टेस्ट के लिए कल पढ़ाई कर लो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट के बाद मेरे को दिखा देना आप लोग। बट आपको अल्टीमेट गोल क्या है कि जब मैं अभी को चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया आप लोग का, 7 खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया, 9 भी मैं मान लेता हूँ कि आप लोग का हो गया है, ठीक है, क्योंकि 9 का टेस्ट में नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एग्जाम में लूंगा आपका, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये 5 चैप्टर हो गया है। टोटल सीबीएसई के सिलेबस पे 8 है, सेवा में 10 है, ठीक है। मैंने बात कर लिया था 8 के लिए। आप लोग प्लीज अभी जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए 8 का रिवीजन। बाकी मेरे साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, पूरा आपका रिवीजन ऑलरेडी किया हुआ ही है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने सारा कुछ करवा ही दिया आप लोग को, ठीक है। 8 का मैं आपको नोट्स पे आपको भेजना है, तो देना बाकी है आप लोग को। इसमें है क्या, ये दिखता हूँ मैं, हाँ। 9 का भी नोट्स दीजिएगा ना। 9 का तो दिया हुआ है ग्रुप में, उसमें है, बुक में, क्या? बुक में है तो नोट्स। नहीं, वो क्वेश्चन बैंक आप बोला था ना। क्वेश्चन बैंक अभी नहीं मिलेगा, और 5 दिन वेट करो। हाँ, एडिट हो रहा है, मतलब रेडी तो सारा ही है, बस वो सब फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेटिंग हो रहा है, बस पहले 3 देगा आप लोग, हम, ठीक है। नहीं, आप बोला 9 का क्वेश्चन बैंक देगा उससे मैं ना जयेश को एक बार के लिए वो भेज रहा हूँ, चैप्टर 8 का नोट, हाँ। आप लोगों को नहीं चाहिए, सीबीएसई को नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है। जयेश तो हमको भेजेगा, ठीक है। हाँ, हो गया। कल हो सके तो कल करवाने की कोशिश करना तुम लोग, बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। छुट्टी या तो ट्यूसडे देख लो तुम लोग, ऑफिस ऑन करना है। ऑन है। भेजिए तो अभी आया है, भेजना है। आया भी है, ठीक है, हो गया, हाँ। समझ में आ गया। तो कल अपन एक काम करता है, चैप्टर 7 दिया मैंने आपको, नेशनल इनकम और मनी बैंकिंग, ठीक है। अभी हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। चैप्टर 9 का पूरा ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा है जो कुछ नहीं कटा है, पूरा 2 चैप्टर दे दिया पूरा कट के तुम लोग, और क्या चाहिए तुम लोग को? मैं सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 हल्का हल्का इंक्लूड कर लूँ आपको क्लास एग्जाम में, एग्रीकल्चर इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 तो एग्रीकल्चर इंक्लूड कर रहा है खाली, ठीक है। या फिर एक चलो और फेयर करता है आपका, एग्रीकल्चर तक नहीं करेगा, पिछला कर लेता है, इंडस्ट्रीज और कोटा कर लेता टीचर तक बेटर है। है, एग्रीकल्चर तक, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर, उसमें भी मैं आप लोग को केवल अगर पूछूंगा तो मिक्स इकोनॉमी ही पूछूंगा, बाकी नहीं पूछूंगा आपको, ठीक है, चलेगा, ताकि एडिशनल प्रेशर नहीं है। बट डू द टेस्ट प्रॉपरली। हो सकता है कि 5 मार्क आपका क्वेश्चन भर जाए, 30 का 35 हो जाए अभी, बस 5 मार्क का, मतलब समझ लो कि चैप्टर नंबर 2 कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 का, मतलब प्लान से लेके एग्रीकल्चर तक। प्लान से लेके एग्रीकल्चर का लास्ट तक, सब्सिडी तक। अब हाईएस्ट मार्क कितना मार्क्स का क्वेश्चन? तुम लोग का जो एग्जाम में तुम्हारा पेपर अलग बना है सेवा वाला लोग का, तुम लोग का एग्जाम में जो तुम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन चाहिए वैसे तुम लोग का क्वेश्चन डाला हुआ है। हमको उन्हें थोड़ा चीजें ठीक करना पड़ेगा उस पेपर में, ठीक है। और सीबीएसई के हिसाब से बना, आप लोगों को जो एग्जाम्स आता है एग्जाम में, उसमें भी मैं अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ पेपर को, क्योंकि अभी बस वक्त आ गया है थोड़ा एक दिन का, तो मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेपर दूंगा, ठीक है। नो बडी विल मिस द टेस्ट, ठीक है। एंड सबका सब सीरियसली लेगा टेस्ट को, क्योंकि जितना टेस्ट भी मैं लूंगा उसी से आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा जैसे 4 चैप्टर, देखो इतना मेहनत जब हो रहा है, पूरा सिलेबस वापस करवा रहा है, वो भी अच्छे तरीके से, 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं, उल्टा क्वेश्चन को साथ में करवा रहा है। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप टेस्ट दो। अगर आपका दोस्त ना नो भी कर रहा है तो पकड़ के लेकर आओ कि देना है टेस्ट। और कल हम कोई भी बहाना नहीं टॉलरेट करेगा। मंडे इसलिए रखा मैंने कि सबका, जैसे किसी का सेलिब्रेशन भी है बीहू के लिए, उसके लिए मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज हटाया टेस्ट को। मैंने कल रखा क्योंकि कुछ लोग का बीहू का है सेलिब्रेशन, आई हैव टू रेस्पेक्ट दैट, यू आल्सो हैव टू रेस्पेक्ट दैट,
कल लेंगे टेस्ट, कल किसी का बहाना नहीं चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रहा है, ये है वो है, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट अवे सिंगल क्लॉज डिस्कशन। जो लोग है और जो लोग भी ऑनलाइन करते हैं खाली एक्सक्लूसिव, ठीक है, वो लोग को भी आके देने का ट्राई करना है क्वेश्चन को। जो लोग एटलीस्ट गुवाहाटी में और अगर आ सकते हो तो आके चला जाना आप लोग। ठीक है, अगर पॉसिबल रहा, नहीं आ पाया कोई बात नहीं, आप लोग ऑनलाइन दो, बट आई विल वांट कि आप लोग ऑफलाइन दो, इसलिए मैं संडे कराने का मन था टेस्ट। चलो ठीक है, उपाय नहीं है, अगर आ सकते तो आ जाना ऑनलाइन वाला लोग खाली। चलो गुवाहाटी नहीं रहते हैं, जो गुवाहाटी में रहते हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, दूर है थोड़ा सा, बट गुवाहाटी में आप लोग आके दोगे टेस्ट। ठीक है, जो भी कल टेस्ट नहीं देगा, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो सेवा का हो, आई हैव टू रिकंसिडर हिम और हर फॉर टीचिंग फर्दर, क्योंकि अगर वो मेरा रेस्पेक्ट नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ माई टेस्ट। ठीक है, चैप्टर का रिवीजन आपके ऊपर था कि आपके हिसाब से आना है। चैप्टर 3 में मुझे पता है कि भर्ती हो जाएगा वापस से, क्योंकि चैप्टर 3 लोगों का हुआ हुआ नहीं है। वैसे तो मैं बोलता हूँ हर चैप्टर अच्छे से करना चाहिए था मेरे साथ में आप लोगों को, क्योंकि इतना अच्छे से पूरा रिवीजन हो रहा है आप लोग का। बट कोई लोग है थोड़ा सा देर से मार पड़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, उपाय नहीं है। पर बट मेरा कोई बहुत मतलब है आप लोग का रिजल्ट से, टेस्ट से हमको बहुत मतलब है आप लोग का। टेस्ट दोगे मैं आपको पूरा का पूरा सिनॉप्सिस दे दूंगा कि कब कब आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को ले रहा है। टाइमिंग आप लोगों को मैंने फ्लेक्सिबल कर दिया है आपके हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो है कौन सा शुरू करना है मुझे बता दीजिए आप लोग। वो कर ली मैक्रो करेंगे अभी, पहले अभी आईडी नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड नहीं करेंगे, छोटे चैप्टर सोच रहा हूँ मैं पहले करा देता हूँ आप लोग को, गवर्नमेंट बजट करा देता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट शुरू कर देता हूँ आप लोग का। तो गवर्नमेंट बजट हो जाएगा या फिर फॉरेन एक्सचेंज, दोनों में से एक करा दूंगा मैं आप लोग को। बीओपी भी करना है। फॉरेन एक्सचेंज का पार्टी तो बीओपी हो गया, तो वो तो साथ में ही होगा दोनों। तो वो करा के फिर एग्रीगेट डिमांड में चले जाएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट तो यही है कि इस मंथ के एंड तक मैं पूरा सिलेबस करवा दूं आप लोग का। टारगेट तो वही है मेरा, जहां तक हमको लगता है हो भी जाएगा कि 15 तारीख तक अपन अच्छा खासा कवरेज कर लिया। 50% ऑफ आईडी खत्म कर लिया अपन ने मोटा मोटी, एंड अराउंड 30% ऑफ माइक्रो मैक्रो का। जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल तो लेवल आई थिंक वे गोइंग, हो सकता है कि एक दो दिन का ऊपर नीचे, बट आई थिंक द स्पीड इज फाइन इनफ। आंसर्स लिखो आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हो। समझ में आया आपको? प्राची जी और आप प्रशांत जी बहुत ज्यादा क्लास मिस करता है आप लोग। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि आप लोगों को मैं डांटू वाटू, पर जिस दिन मेरा माथा सटकेगा आपको पता है कि हम डांटने लग जाएगा फालतू का। ठीक है, हम इसलिए पहले ही बोल देते तुम लोग को, और मेरा माथा बिल्कुल छटका हुआ है अभी। बस यही बात है कि तुम लोग का तरफ चैनलाइज नहीं हो रहा है, वो अकाउंट्स फेवर खा रहा है हमसे। फिर कुछ दिन बाद कल का टेस्ट देने के बाद मैं देख लेगा इको वाला को कितना देना है। ठीक है, तो टेक द टेस्ट वेरी वेरी सीरियसली। आई विल सिट डाउन अगेन टू रीमॉडिफाई द पेपर अगेन टुडे, सो दैट आई कैन गिव अ वेरी वेरी एप्ट पेपर। ना डिफिकल्ट है ना इजी है, एकदम बॉर्डर लाइन में रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा, पेपर देख के खुशी आ जाएगी। नहीं पढ़ा हुआ है आपका तो कोई भी पेपर दे दो, इजी दे दो, तब भी टफी लगेगी आपको। बिल्कुल ऐसा कोई अनफेयर पेपर नहीं है कि हमको बहुत हाई फाई कोई क्वेश्चन बना के दे दिया। जो एग्जाम में आता है पेपर में क्वेश्चन वही डाला है। एवरी क्वेश्चन आई बी आस्किंग यू टुमारो, चाहे वो सेवा का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे। मतलब कभी ना कभी सैंपल पेपर, चाहे 2020 19 18, या फिर कभी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो मेरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका पार्ट का, जो आपको लगता भी आने वाला है, वो सबसे पार्ट से है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो टेस्ट। फिर कल का टेस्ट के साथ मैं बताता हूँ नेक्स्ट टेस्ट आपका कब होगा। तब तक आप लोग बाकी चैप्टर्स जो है रिवाइज करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में या तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज शुरू करेंगे या फिर हम लोग गवर्नमेंट बजट शुरू करेंगे। गवर्नमेंट बजट अगर होगा तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो पूरा का पूरा, कि उस पर 2 क्लास लगा के मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।